कैरेकल का इतिहास बहुत लंबा रहा है, इंसानों के साथ जुड़ा हो। और ये इतिहास शुरू होता है सल्तनत पीरियड से। 15-16 जो भी बिल्लियाँ हैं हमारे देश में या दुनिया में, जो भी 40 कैट्स हैं, 40-41 कैट्स की स्पीसीज़ है, उनमें केवल 2 ही बिल्लियों का इस्तेमाल शिकार करने में काम आता था। एंटी पोचिंग जो नेटवर्क आपने सेटअप किया, क्या चैलेंजेस आए? खतरा है और कुछ टाइगर गायब है। ये सरिस्का से 6 महीने पहले हमने बताया था जी। पर उस समय डिपार्टमेंट उसको डिनाई कर रहा था। सर, एक ट्राइब है मोंगिया, जो कि ट्राइबल पोचर्स भी हम कहते हैं, इनको रोजगार दिया, सब कुछ किया, वो एक्सपीरियंस आपका कैसे रहा? एक बच्चे ने हमें कहा कि सब मैंने सारे थाने और सारे कोर्ट रूम देखे हैं पर मैंने इसको स्कूल देखा ही नहीं। तो हमें ये बात थोड़ी लगी कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। अब देखिए, इंसान को नहीं मारने का कानून तो सदियों से, जब तक मानवता बनी जी। पर जानवर नहीं मारने का कानून तो 1972 में आया जब। और स्पाइडर भी क्या है कि अपनी फूड चेन में एक तरह का एपेक्स का प्रेडेटर है जी। और वो नए नए तरीके बनाता है शिकार करने के। कभी कोई थ्रेट, कोई फ़ोन कॉल, कुछ ऐसा धमकी भरा कुछ हुआ? ये वैसी बात है, जब स्टिकर को आप दीवार पे चिपका दो और उतार दो तो वो चिपका रह जाता है वहाँ कुछ तो भी। नमस्कार, शेर खां के सीज़न 2 में आपका स्वागत है। और जैसा कि हमने कहा था कि शेर खां सीज़न 2 डायरेक्ट फ्रॉम जंगल होगा, तो अब कॉर्बेट से बढ़ते बढ़ते हम आ गए हैं रणथंभौर में। रणथंभौर, जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे, बहुत ही खूबसूरत, इस मौसम में पर्टिकुलर मैं बात करूँगा, बहुत खूबसूरत लगता है। रणथंभौर जाना जाता है अपने टाइगर्स के लिए। रणथंभौर में बहुत फेमस टाइगर्स मछली यहीं से थी। और मैं अगर बात करूं पिछले कुछ दिनों में जो हेडलाइंस जो बनी हैं वो रणथंभौर की बनी। कुछ खामियों की वजह से कुछ ऐसे हादसे यहाँ पे हुए, कुछ ऐसी वारदात हुई यहाँ पे कि जिससे रणथंभौर न्यूज़ चैनल की हेडलाइंस बना। खैर, आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास हमारे मेहमान, और मैं क्या ही तारीफ़ करूँ सर, 2 बार मैं आपसे ऑनलाइन जुड़ा और आज रूबरू आपसे हो रहा हूँ। धर्मेंद्र साहब हैं हमारे साथ, जो कि टाइगर वॉच में एंटी पोचिंग डायरेक्टर हैं। टाइगर वॉच बहुत सारे लोग जानते हैं कि बहुत बड़ा काम कर रहा है। साथ में आप बायोलॉजिस्ट हैं। मोंगे ट्राइब, जिन्हें हम पोचिंग ट्राइब कहते हैं, उनको लेकर के आपने बहुत सारे काम किए हैं। सर, आपने PhD भी की है। सर, आपको स्पाइडर और स्नेक्स में काफ़ी दिलचस्पी है। सब कुछ आप ही किए जा रहे हैं सर। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। पहली बात तो ये कि इस मौसम में बहुत कम लोग यहाँ आते हैं जी। और आप आए इस खूबसूरत मौसम में, और इस समय रणथंभौर एकदम अलग दिखता है, तो आपका स्वागत है यहाँ पर। थैंक यू सर। और मैं तो क्या कर रहा हूँ, मैं तो एक थोड़ा बहुत जरिया मैं भी हूँ पर। तो सर, इतनी खूबसूरत जगह पे आप रहते हैं, तो और आपके फिटनेस का राज, आपके जो मतलब जवानी का राज मैं कहूँगा यही होगा कि आप यहाँ पे इतने अच्छे माहौल में रहते हैं। ये जो सुर्खियों में रणथंभौर अभी पिछले कुछ महीनों से आया है, इसकी क्या वजह रही है? देखिए सर, रणथंभौर में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। ये दुनिया का सबसे गर्म जगह है जहाँ टाइगर रहता है जी। ये दुनिया का ऐसे जगह है जहाँ पर सबसे कम बारिश होती है जी। हालांकि आज आप बारिश के सीज़न में आए हो, परंतु जगह काफ़ी सूखी है और सूखी जगह होने की वजह से टाइगर का दिखना यहाँ सबसे आसान है। जी। साथ ही यहाँ पर जो जिस तरह के हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं, उनके साथ बाघ को देखना अपने आप में अनोखा है। बिल्कुल। तो रणथंभौर का लैंडस्केप जो हमें फोटोग्राफी के चांसेस देता है, जो फिल्मिंग के चांसेस देता है, इस कारण रणथंभौर दुनिया में बहुत ही एक अलग स्थान रखता है पर्यटकों के बीच में। जी। तो हर कोई छोटी सी बात जब होती है तो वो एक नेशनल नहीं इंटरनेशनल न्यूज़ बनती है, स्पेशली टाइगर की बात हो तो। और ऐसी घटनाएं मुझे नहीं लगता कि कोई और दूसरे पार्क में नहीं हो रही है। अब ठीक है, पिछले दिनों ऐसी कई सारी घटनाएं हुई है जिनके कारण बहुत सारी बार नकारात्मक खबरें आई, परंतु ऐसा मुझे लगता है हर जगह हो रहा है कुछ बाघ से संबंधित। जी सर, अभी 2 दिन पहले की खबर थी, 6 बजे का समय था, जोन नंबर 6, एक ख़राब कैंटर, उसमें बैठे हुए टूरिस्ट और एक 7 महीने का बच्चा भी था, जैसा कि खबरों से पता चलता है, मैंने भी वीडियो देखा है। लगभग 2 घंटे तक कोई मदद नहीं मिली उन्हें। उसके बाद कैंटर के ड्राइवर और गाइड वहाँ से चले जाते हैं। फिर 3 लोगों का आपने सस्पेंड किया जाता है। एक दूसरी साइड की स्टोरी में देखता हूँ कि उन्होंने सच में क्या हिम्मत दिखाया था
बाहर जाने का पैदल उतर के, ताकि मदद ला सके? और दूसरा सवाल मेरा कि इसकी जनरल एसओपी क्या है जब कोई टूरिस्ट व्हीकल जंगल में जाती है या कैंटर जाता है? एक गाड़ी है, ख़राब तो हो ही सकती है, क्या उनके पास एक वॉकी टॉकी या रेडियो वो जो होता है वो नहीं होना चाहिए? देखिए सर, इस पे कई तरह की बातें हो सकती है, परंतु अगर देखें तो ऐसा नहीं था कि गाइड और ड्राइवर उसको छोड़ के अबेंडन करके चले गए। ये तो कई जगह सुर्खियाँ बन गई। जी। पर मुझे लगता है कि ये सिचुएशन एक बार नहीं, रणथंभौर में अक्सर होती है जब गाड़ियाँ ख़राब होती है। और जंगल का माहौल है, ये रणथंभौर में नहीं, हर जगह ही ख़राब होती है, क्योंकि जंगल में गाड़ियाँ टूटती है, उनके कई बार पंक्चर होती है। इसलिए रणथंभौर का टेरेन ऐसा है कि पथरीला है काफ़ी। रणथंभौर और भी ज़्यादा कंटीला पथरीला ऐसी जगह है, गर्मी भी ज़्यादा है, जी। तो टायर भी बहुत जल्दी फटते हैं, ख़राब होती है। ऐसी स्थिति में कई बार टूरिस्ट गाइड जो है वो रात को निकलते हैं, शाम को निकलते हैं, रास्ते में रात हो जाती है, पैदल निकलते हैं। अक्सर एक जो बंदा है, जो ड्राइवर है, वो गाड़ी के साथ रहता है। इस बार भी गाड़ी के साथ ड्राइवर तो था, जो गाइड था वो निकला था, वो उसको आगे एक व्हीकल भी मिल गया था, उसमें बैठ के चला गया। और बाद में वो आकर के गेट पे उसने बताया भी। अब गेट पे जिसका जिम्मेदारी थी, उस व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारी शायद नहीं पूरी तरह से निभाई, परंतु गाइड को दोष देना मुझे नहीं लगता कि सही है। और ऐसी घटनाएं बहुत बार हुई है। मैं अक्सर जाता हूँ पार्क में, गाइडों से मिलता हूँ। कई बार तो गाइड जो है वो पेड़ पर बैठ गए, बोला कि सामने टाइगर भी मिल गया पैदल में, तो हम पेड़ पे बैठे रहे। और फिर जब गाड़ी रात को 9 बजे वापस गाड़ी आई, क्योंकि बाद में किसी को अंदाज हुआ, घर वालों ने पूछना शुरू किया, होटल वालों ने दौड़ना शुरू किया कि हमारी गाड़ी क्यों नहीं आई अब तक, तब उन्होंने ढूंढना शुरू किया। तो ये क्या है कि अक्सर ऐसा होता है, और ये एसओपी इसके बाद जारी हुई है। अभी कल परसों ही मेरे पास एक एसओपी आई कि अगर ये नहीं होगा तो आप गाइड नहीं होगा तो वहाँ पे आप इसको जिम्मेदारी होगी, फलाना की जिम्मेदारी होगी। अब एक एसओपी बनी है। हालांकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब पार्क में महत्वपूर्ण गेस्ट आते हैं, और महत्वपूर्ण भी नहीं हुई हो तो गेस्ट जो आते हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, बिल्कुल मानना चाहिए। और जो गाड़ी है उसका हेल्थ चेकअप बराबर होता है? देखिए, पहले जो गाड़ी है वो 5 साल उनका एक समय था कि उसके बाद मॉडल कंडीशन थी कि 5 साल बाद में हम रिटायर कर देंगे गाड़ी को। अब वही गाड़ियों में चलते 10 साल हो गए। अब चाहे गाड़ी लॉबी की प्रेशर था, या कोई पॉलिटिशियन का प्रेशर है, या कोई क्या रीज़न है वो पता नहीं, परंतु अधिकांश गाड़ियाँ ख़राब है इस समय, बहुत बुरी हालत में, बहुत बुरी हालत। स्पेशली कैंटर्स की हालत बड़ी बुरी है। और जिप्सी में भी काफ़ी सुधार की ज़रूरत है, परंतु हाँ, गाड़ियाँ 5 से 10 साल अगर होती है जंगल में जब चलती है, गाड़ी ख़त्म हो जाती है गाड़ियाँ। स्पेशली जैसे कॉर्बेट आप जाते हैं तो वहाँ पे पथरीले रास्ते नहीं हैं, ना के बराबर हैं, और यहाँ पे तो बिल्कुल नोकीले पत्थर, पूरे रोड में ही पत्थर ही पत्थर, कांटे, तो गाड़ियाँ जल्दी ख़राब भी होती हैं। हाँ, ज़्यादा शोरगुल भी करती है, पोल्यूशन भी ज़्यादा करती है, ये सब भी मैटर है, परंतु ये मैटर कभी न कभी सामने आएंगे और सॉल्व होंगे। सर, दूसरा जो मेरा सवाल था कि आपको पर्सनल मेरा वो है कि आपको लगता है एक वॉकी टॉकी या कुछ ऐसी चीज़ें हर जिप्सी पे कंपलसरी होना चाहिए कैंटर पे, ताकि कुछ ऐसी घटना घट जाए जहाँ पे नेटवर्क नहीं होता है, तो एटलीस्ट वो उन्होंने एक बार सोचा था, परंतु कहा कि आपस में कम्युनिकेशन बढ़ जाएगा, फिर एक जगह कॉन्ग्रीगेट होंगे, तो इसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने कहा कि हम वॉकी टॉकी सेट नहीं रखेंगे, पर एटलीस्ट वन वे ट्रांसमिशन तो हो सकता है कि आप सेंटर तक आप बात कर वन वे कर दें, ताकि आप जो कंट्रोल सेंटर है उनका जो भी है वहाँ पे तो हो, परंतु ये व्यवस्था होनी चाहिए डेफिनेटली। सर, यहाँ पे रणथंभौर की बात करें तो टाइगर और लेपर्ड की बात तो हम जानते हैं अच्छे खासे यहाँ पे हैं, लेकिन यहाँ पे एक और है स्पीसीज जिसका वो घर है, वो है कैरेकल, जो बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, और आपने किताब में भी इसका जिक्र किया है जिसका शीर्षक है कि कैरेकल। मैं चाहूँगा आप इसके बारे में कुछ हमें बताएं, क्योंकि किताब आपने मुझे भेजी थी, मैंने उसको पूरा तो नहीं कहूँगा पढ़ा है, वक्त की कमी थी, और मैं अगर गलत नहीं हूँ तो आपकी किताब के हिसाब से करीब 30 यहाँ पे कैरेकल हैं रणथंभौर में। सर, नंबर तो मैंने नहीं उसमें एग्जैक्ट ऐसा लिखा है, परंतु मेरी जो साइटिंग हुई है 30 अलग अलग स्थानों से हुई है, तो मुझे लगता है कि 30 अलग अलग पॉपुलेशन तो होगी यहाँ पे। और मैं कहूँ कि कैरेकल एक तरह की स्मॉल कैट है जी। अगर हम बिल्लियों को छोटी और बड़ी में बांट दें तो आसान होगा समझना। और ये सिर्फ यहाँ के अलावा गुजरात के कच्छ में पाए जाते हैं।
पहले सर ये लगभग 14 डिफरेंट स्टेट्स में थे। जी। अब जो है जो रिपोर्ट मिलती है उसके हिसाब से 3 स्टेट में मिलते हैं ये, गुजरात, राजस्थान और थोड़े बहुत एमपी में रिपोर्ट्स हैं। और अगर देखें तो कच्छ में एक अच्छी पॉपुलेशन है, लगभग 4-5 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर का एरिया उसका हैबिटाट है। और एक मैं मानता हूँ कि लगभग 5-6-7 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर राजस्थान में इसका प्रसार है। तो ये 2 ही अभी है। और रणथंभौर का आप सेंट्रल मान लीजिए राजस्थान पॉपुलेशन का। जी। तो ये एक तरह की एक स्मॉल कैट है। और स्मॉल कैट भारत में बहुत सारे स्मॉल कैट है, जैसे हमारे पास 5-6 बिग कैट्स हैं। जी। और हमारे पास लगभग 15-16 कैट्स हुआ करते हैं। और एक बहुत डाइवर्स कंट्री जी। है अपने हिसाब से। इतनी बड़ी फैमिली, कैट फैमिली की। हाँ, और सारे के सारे टॉप प्रेडेटर्स होते हैं ये अपने ग्रुप में, अपने लेवल पे। और कैरेकल का इतिहास बहुत लंबा रहा है, इंसानों के साथ जुड़ाव। और ये इतिहास शुरू होता है सल्तनत पीरियड से। अच्छा। जब फिरोज शाह तुगलक की बात आती है तो उसमें कैरेकल का जिक्र आता है कि उन्होंने कैसे उन्होंने अपने शिकार खाने में कैरेकल रखे। और उनका एक अलग तरह का एक कारखाना भी था, मतलब कारखाने से मतलब जो वर्कशॉप है उससे नहीं है, मतलब कारखाने में जो जहाँ पे गाड़ी ठीक होती है वैसे ही नहीं, यानी हाथी रखने की जगह को भी वो कारखाना कहते थे। और तो इसको सियागोजदार खाना कहते थे। सियागोजदार। हाँ, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिंदी में आज तक इसका कोई नाम नहीं है। हाँ। सियागोज जो है एक पर्शियन वर्ड है। शिया मतलब काला, और गोस मतलब कान। जी। तो और कैरेकल जो है वो टर्किश वर्ड है। तो इंग्लिश में भी वर्ड जो है वो हमने टर्किश से लिया है, और जो हम जो बोलते हैं, और हमने अपभ्रंश करके इसको सीगोस या ऐसे कुछ नाम से जानते हैं। और स्थानीय लोग इसको मोर मार बघेरी, मोर तोड़नी ऐसे नाम से जानते हैं। मोर मार बघेरी। हाँ, जो मोर को मारने वाला बघेरा, तो इस तरह के नाम से जानते हैं। परंतु हिंदी में आज तक नाम नहीं है। पर इंटरेस्टिंग बात है कि संस्कृत में 1953 में इसका एक नाम निकाला गया, इसको कहा गया सस्करण। तो इस कैट का जुड़ाव इसलिए है कि इसका शिकार में इस्तेमाल होता था। तो ये 15-16 जो हंटिंग कैट हुआ करती थी। हंटिंग कैट हुआ करती थी। तो 15-16 जो भी बिल्लियाँ हैं हमारे देश में या दुनिया में, जो भी 40 कैट्स हैं, 40-41 कैट्स की स्पीसीज़ है, उनमें केवल 2 ही बिल्लियों का इस्तेमाल शिकार करने में काम आता था। एक चीता, और दूसरा जो कोर्सिंग कहते हैं, कोर्सिंग में काम आता था। दूसरा आपका कैरेकल। कैरेकल से अक्सर छोटे जानवर मारे जाते थे, जिसमें खरगोश और फॉन्स जो डियर के या एंटीलोप के। परंतु मेरे पास ऐसे फ़ोटो है जिसमें बस्टर्ड को मारते हुए कैरेकल देखा गया है, जैसे कोल्हापुर महाराज इस्तेमाल करते थे। और उसके फोटोग्राफ है, एक्चुअल फोटोग्राफ है, नॉट पेंटिंग, उसके सबूत हैं सारे। हाँ, उसमें ब्लैक बक के फीमेल को मारते हुए उन्होंने दिखाया। तो ये कैट बड़ी इंटरेस्टिंग थी, जिसका आदमी के साथ बड़ा नाता था। कहते हैं कि अकबर के पास बहुत हज़ारों की संख्या में कैरेकल और चीता थे। में कैरेकल भी उनके पास बड़े नंबर पे थे। और इसी तरह से बाद में अंग्रेज़ों को भी इस स्पीसीज़ के साथ बड़ा इंटरेस्ट था, और इन्होंने भी यहाँ से कुछ कैरेकल लंदन भेजे और इस तरह से था। तो एक तरह से इंसानों के साथ इसका एक कनेक्शन रहा है। चीता हमारे पास से चला गया या जो भी बात आती है, परंतु हमारे सामने आज कैरेकल तो है। और कैरेकल अगर 14 अगर अलग अलग स्टेट से रिड्यूस होकर के केवल 3 स्टेट में रह जाता है तो ये चिंता की बात है। रणथंभौर में मेरे पास एक बहुत बड़ा कलेक्शन है फोटोग्राफ्स का, अलग अलग जगह से हम कैमरा ट्रैपिंग करते हैं जी। तो लगभग 300-350 कैमरा ट्रैप से फ़ोटोग्राफ्स हैं। तो हमें इसकी काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, बिहेवियर की, कब निकलता है, किस समय, कहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है, क्या किस तरह का। तो अभी एक हम शायद सरकार कैंपा से हमें एक प्रोजेक्ट दे रही है, WI के साथ हम एक स्टडी प्रोजेक्ट करके पता करेंगे कि क्या स्थिति है। उसमें शायद स्टेटस का भी हमें थोड़ा अंदाज लगे। अभी तक हमारे पास कोई सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके स्टेटस रिलेटेड। तो ये निशाचर है या दिन में? नहीं सर, ये वैसे तो क्रपेस्कुलर है, जो दिन में सुबह और शाम को ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। परंतु हमारे जो कैमरा ट्रैप में अभी की स्थिति में देखें तो रात को लगभग 12 बजे से 4 बजे के बीच में सबसे ज़्यादा फोटोग्राफ्स हैं। क्या बात? जो कैमरा ट्रैप में है। और हम भी कैमरा दिन में नहीं लगाते उतना, परंतु दिन में बहुत कम साइटिंग है, बहुत कम चांस है। तो ये आम जो कैट फैमिली का बिहेवियर होता है कि सुबह और शाम में एक्टिव होते हैं, जस्ट लाइक टाइगर, वैसा ही है इनका। सर, एक और है कि एंटी पोचिंग जो नेटवर्क आपने सेटअप किया, क्या चैलेंजेस आए जब आप पहली चीज़ आपके जहन में कैसे आया कि इस पे काम करने की हमें जो कि ज़रूरत है, और सेटअप करने में आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कतें आई?
सर शुरुआत में देखिए, ये मेरा ट्रेनिंग नहीं थी, मेरा काम नहीं था। यानी मैं बाई ट्रेन नहीं थे एनफोर्समेंट आप, और पुलिसिंग के लिए था नहीं बना हुआ, और ऐसे कोई परिवार से भी नहीं था जिसपे कोई इस तरह के जी। कनेक्शन हो। तो जब मैं ये करने लगा काम, उससे पहले क्या हुआ कि मैं बिल्कुल कुछ साल पहले ही टाइगर कंजर्वेशन में आया था, जब सरिस्का का सब कुछ खत्म हो गया था। कि सरिस्का जो है ये डिक्लेयर हुआ था 2005 के जनवरी में। जी। तो हमने यहाँ के ऑफिसर से कहा कि क्यों नहीं हम एंटी पोचिंग करें। उन्होंने इस बात को स्वीकारा, और वो थे गोविंद सागर भारद्वाज, जो अभी WI के डायरेक्टर वर्तमान में। जी। उन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन कोऑपरेशन। ऑपरेशन कोऑपरेशन, वाह। उन्होंने कहा कि जो भी स्थानीय लोग हैं वो मिल कोऑपरेट करके और करेंगे। फॉरेस्ट को कोऑपरेट करो कि क्या यहाँ पे पोचिंग हो रही है, हम सोल्व करेंगे। और हमने 5 या 6 दिन अच्छी रेड्स करी। उसमें बहुत सारे रिजल्ट आए, और उसमें रिजल्ट ऐसे थे कि पहले ही दिन हमें सांबर का बड़ा शिकार मिला, बंदूक मिली, शिकारी मिले। उस समय तक हमें पता नहीं था कि ये सरिस्का में हुआ, ये रणथंभौर में हुआ। रणथंभौर में। सरिस्का समाप्त होने के बाद सरिस्का से डर पैदा हुआ कि रणथंभौर में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए। हालांकि इसके पहले मैंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी कि यहाँ पे दिखने वाले जो कॉमन टाइगर्स हैं वो दिखना बंद हो गए। तो एक हम टाइगर वॉच की तरफ से डिपार्टमेंट को एक अलर्ट था कि हमारे यहाँ पे भी खतरा है, हमारे यहाँ खतरा है और कुछ टाइगर गायब है। ये सरिस्का से 6 महीने पहले हमने बताया था जी। पर उस समय डिपार्टमेंट उसको डिनाई कर रहा था। जब सरिस्का ख़त्म हो गया तो रणथंभौर के ऑफिसर्स भी जागे, स्थानीय लोग भी जागे, और सब शामिल होकर के उन्होंने एंटी पोचिंग की। उस ऑपरेशन में हमें कुछ सक्सेस मिली। उसके बाद हमने एक सीरियस ऑर्गेनाइज एंटी पोचिंग शुरू किया जी। और उसमें बहुत अच्छी सक्सेस हमें मिली। जी। ये कुछ काम हुआ। सर, एक ट्राइब है मोंगिया, जो कि ट्राइबल पोचर्स भी हम कहते हैं। आपने इनको बसाने के लिए बहुत सारे काम किए, इनको रोजगार दिया, सब कुछ किया। वो एक्सपीरियंस आपका कैसे रहा? सर, मोगिया का मतलब है मूंगा, जो हाथ में जो कोरल पहनते ना लोग। तो मेवाड़ का जो दरबार थे, इन्होंने बावरियाओं के कुछ ग्रुप्स को कहा कि ये हमारे रत्न है। उन्होंने कहा कि ये रत्न है मोंगा, क्योंकि वो स्थानीय जो ट्राइब थी जो उसके खिलाफ बगावत करते थे, उनको दबाने में ये स्पाई का काम करते थे। जंगलों में ढूंढते थे कि यहाँ बगावती लोग छुपे हुए हैं। तो उन्होंने कुछ खास लोगों को छांट करके उनको कहा कि ये हमारे लिए मोंगा है। अंग्रेजों का जज ये वहाँ से आया? ये वहाँ से ही है, उदयपुर से। तो उन्होंने कहा मोंगिया, अदरवाइज ये सारे लोग बावरिया है। ओके। अब क्या हुआ सर कि अंग्रेजों के ज़माने में इन लोगों को कहा गया कि ये जराइम पेशा करने वाली जमात है, जाति है। उन्होंने लगभग 109 जातियों को नोटिफाई किया और उन्होंने कहा ये क्रिमिनल ट्राइब्स है। जराइम पेशा मतलब क्रिमिनल ट्राइब्स जो, और उनका काम था कि हर सप्ताह उनको लोकल स्थानीय थाने या पुलिस थाने पे जाकर के चौकी पे जाके रिपोर्ट करनी होगी। जब देश आज़ाद हुआ तो देश को यूनाइटेड नेशन ने कहा कि आप ये कानून कब तक रखोगे। फिर 1952 या 53 में जाकर ये कानून ख़त्म हुआ। और ये वैसा ही बात है कि अब इनको हम कहते हैं डी नोटिफाइड ट्राइब। जी। ये वैसी बात है, जब स्टिकर को आप दीवार पे चिपका दो और उतार दो तो वो चिपका रह जाता है वहाँ कुछ तो भी कुछ। हाँ। तो इनके भी एक स्टिग्मा लगा रह गया कि ये लोग जो है वो डी नोटिफाइड ट्राइब के लोग हैं। तो आज भी हम इनको बड़े हीन भावना से देखते हैं। जब मैं आया तब भी हमारी भी यही सोच थी। कुछ लोगों को हमने पकड़ा, लगभग 30, 40, 50 लोगों को शुरुआत पे पकड़ा जो इन्वॉल्व थे एक्टिविटीज में। जी। फिर लगा कि वो लोग वापस उसमें आ गए। थोड़े दिन बाद में पता लगा कि वो कानून से भी छूट करके आ गए। हमें लगा वापस शिकार में करने लगे। तो हमें लगा कि इनका कुछ रास्ता निकालना चाहिए। तो हमने एक स्कूल की स्थापना की और उस समय फतेह सिंह साहब मौजूद थे जी। और वो हर समय उन स्कूल्स को प्रमोट करते थे। बहुत सारे लोगों ने, अलग अलग लोगों ने इसको सपोर्ट किया। एक यहाँ DFO हुआ करते थे रघुवीर सिंह शेखावत साहब, उन्होंने एक स्पेस दिया कि आप यहाँ पर अपनी स्कूल चला सकते हो। तो रेंज के अंदर ही हम एक स्कूल चलाते थे, जहाँ पे सबसे पहले वहाँ पे 15 मोगिया पढ़ने लगे। और वो मोगिया पहली बार को स्कूल जा रहे थे। वो स्कूल से उनका रास्ता ही नहीं था। तो उन्होंने कहा कि सब, एक बच्चे ने हमें कहा कि सब मैंने सारे थाने और सारे कोर्ट रूम देखे हैं पर मैंने इसको स्कूल देखा ही नहीं। तो हमें ये बात थोड़ी लगी कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है।
अब देखिए, इंसान को नहीं मारने का कानून तो सदियों से, जब तक मानवता बनी, जी, पर जानवर नहीं मारने का कानून तो 1972 टू में में आया। बना है जब। अब इन लोगों को समझ ही नहीं है कि जानवर क्यों मारना था या नहीं मारना है या बचाने हैं। उनको तो एक खानदानी पेशा था। खानदानी पेशा था, और राजा महाराजाओं के लिए जी। ये एक तरह के पॉइंटमैन की तरह काम करते थे कि यहाँ टाइगर आ गया, अब आप आ जाइए, आ हमको जाइए। शूट कर लीजिए। तो ये लोग तो एकदम फुट सोल्जर जंगल थे के उनके। सिपाही कह सकते हैं। हाँ, और बहुत अच्छा ट्रैकिंग में मास्टर थे और थे। तो अब क्या, धीरे धीरे हमने उनके लिए स्कूल बनाया। अभी हमारे पास लगभग 200 बच्चे इस समाज के पढ़ते हैं। क्या बात है सर। उनकी जो लड़कियां हैं, कुछ 40-50 लड़कियां, वो धोख से कनेक्टेड है, वहाँ आकर के नया हुनर सीखती है। तो ये लोगों को पिछले हम 18-20 सालों से पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, तो शायद कुछ फ़र्क पड़े। एटलीस्ट हमारी जो पॉपुलेशन उस समय टाइगर की रह गई थी 18, जी। अब हमारे पास लगभग 70-80 टाइगर है 75% रणथंभौर में। उस सक्सेस में शायद मोगियाओं का भी योगदान है कि उन्होंने क्या बात है सर। अपना नहीं, पहले जो तो आपका योगदान है, आपने इतनी सोच पारंपरिक रखी। काम जो है थोड़ा कम किया। हाँ, मैं नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से वो कोई उस छोड़ चुके कभी कभी कोई थ्रेट, कोई फ़ोन कॉल, कुछ ऐसा धमकी भरा कुछ हुआ? हैं। ऐसा कुछ कोई खास मुझे फील नहीं, नहीं खतरा होता। तो है ना, कई लोग तो आपसे चिढ़ते हैं शुरुआत में, अब तो आपने इतना नहीं, अच्छा। हुआ भी है, कुछ केसेस भी किए, मोगियाओं ने भी किए, अलग अलग तरह के केसेस करे, परंतु स्थानीय पुलिस ने और ने एकदम से समझ लिया, संभाल लिया उन सब चीज़ों को। तो स्थानीय प्रशासन, गवर्नमेंट जो है वो जानती है कि कौन क्या काम कर रहा है, और उनके ही परिवार के लोग, जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो सारे चीज़ों को रोक देते हैं अक्सर। ये कुछ लोग करते थे, परंतु अब आप देखिए, जिन लोगों को हमने पकड़ा, जिन जो हमारे कारण 3-3 महीने 6-6 महीने जेल में रहे, वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है सर कि बदलाव आया है उनमें। बदलाव है उनमें। दूसरा है कि अभी मैं आपके साथ बैठा था, आप मुझे कुछ पिक्चर दिखा रहे थे बच्चों के पढ़ते हुए, जो लैपटॉप पे पढ़ाई करते, वो मिशन आपका क्या है पूरा? सर, एक अरविंद फाउंडेशन है, जिन्होंने हमें एक पिछले दिनों HP जो कंप्यूटर कंपनी, उसे एक गाड़ी दी बना करके। उस गाड़ी में लगभग 115 क्रोम बुक्स है, और वो यहाँ के स्थानीय स्कूलों में जाती है। हमारे 3 कंप्यूटर सेंटर भी यहाँ, डिजिटल कंप्यूटर सेंटर भी चलते हैं, जिसमें लगभग ये गांव इंटीरियर एकदम गांव में जी, जो लगभग 400 बच्चे उसमें से अब तक पढ़ चुके हैं। बात है। और ये जो बच्चे हैं, ये स्थानीय स्कूलों में, ये जो गाड़ी है वो स्थानीय लगभग 5 या 6 गाँव में भी जाती है, और 115 कंप्यूटर तो सारे क्लासरूम को एक साथ दे देते हैं, और हमारे ट्रेनर जाते हैं, उनको सिखाते हैं। तो ये प्रोग्राम तो हमने इसी साल शुरू किया, अभी देखो इसका रिजल्ट कैसा रहता है। बहुत अच्छा सर। और ये बच्चे जैसे स्कूल भी जाते हैं, फिर आपकी संस्था जाके इनको एक्स्ट्रा क्लासेस भी देते हैं, ऐसा हम समझें इस पर? ये मोगियाओं के बच्चे, परंतु जो हमारे जो कंप्यूटर सेंटर पे है, तो वो तो एक्स्ट्रा क्लासेस है। ये HP जो क्लैप है, वो स्कूलों में जाती है। तो यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, उन्होंने हमारे को परमिशन दी है, और वो बड़े खुश भी हुए कि इस तरह का प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। और लोगों में एक क्योंकि आजकल कंप्यूटर से और से बहुत सारे काम हो सकते हैं, और रणथंभौर में जिस तरह से टूरिज़्म है, उसमें क्या है कि स्थानीय लोग ज़्यादा जुड़ पाएंगे, उनको कंप्यूटर बुकिंग, सफारी बुकिंग, ये तमाम चीज़ें, इससे उनका कनेक्शन हो कम से कम बेसिक चीज़ें तो उनको पता रहेंगी। सर, मैं भी आपकी संस्था एक और है जो कि आपकी पत्नी चलाती, ढोंक, कमाल का वो भी काम कर रहा है, और आपने पैरेलल एक साथ, मतलब अपनी पत्नी के साथ ही काम शुरू किया कि आप मोंगिया को यहाँ पे समझाएंगे और फिर यहाँ लाके उन्हें ट्रेंड करेंगे, जो कि सिलाई का और हैंड क्राफ्टिंग का काम कर रहे हैं। तो इससे पूरे इलाके में कुछ बदलाव आपको कुछ समय में दिख रहा है कि लोगों का रुझान, प्रेम जंगल की तरफ बढ़ रहा है? जो पहले जंगल को कुछ समझते नहीं थे, आज वो जंगल को समझ रहे हैं। सर देखिए, जो प्रेरणा थी वो शायद फतेह सिंह जी की थी, मेरे से ज़्यादा दिव्या उनकी बात को आगे लेके जा रही है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भाई ये काम जो है वो हम मोगियाओं के लिए शुरू कर रहे हैं। वो भी डिज़ाइन करने में मदद करते थे, ब्लॉक प्रिंटिंग, और कोई मानेगा नहीं, परंतु वो मोगियाओं के लाए हुए प्रोडक्ट को देखते थे, अरे धागा ठीक नहीं लगाया, ये ठीक नहीं किया। मतलब वो टाइगर मैन थे, लोग उनसे उम्मीद नहीं करेंगे कि वो स्टेटसन हैट लगा के वो सब बात करते होंगे, परंतु ये संस्था जो ढोंक है वो उन्हीं की स्थापित की गई है, और इसमें दिव्या हर तरह से आगे रखे प्रमुखता से मदद करती है। उसमें मोगियाओं की जो लड़कियां हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से इस काम को लिया, मतलब लड़कों से ज़्यादा अच्छे से लिया। और ये लड़कियों का काम हमने पिछले 3-4 साल पहले ही लड़कियों के साथ जुड़ कर के काम शुरू किया। अभी वो ट्रेनिंग ले रही है, क्योंकि उनको हम इस एज में काम नहीं दे सकते, परंतु जैसे जैसे वो लड़कियां बड़ी होगी वो इस काम से जुड़ भी सकती है, क्योंकि आज वो केवल सीखने की अवस्था में है, एज में है।
लेकिन आगे चल करके उनका हाँ भविष्य जुड़े, उज्जवल उनके होगा। परिवार की कुछ और जो सीनियर मैंने मिला, लड़कियां बहुत बहुत अच्छा लगा। वो काम कर रही है हमारे एक बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी थी, एक आपकी संस्था में काम करती, उन्होंने ऑलमोस्ट सुसाइड करने का मन बना लिया था, फिर सडनली। हाँ, ऐसे बहुत पर्सनल स्टोरीज है जिन पे अब मैं क्या बात करूँ। ऐसे बहुत उनके अगर देखोगे तो वो चेंज कुछ कमाल का कुछ चेंज है। हाँ, तो उनमें बहुत सारी औरतें हैं जो कि कई तरह से प्रताड़ित और वो है, जिनकी अब बात भी नहीं करते। आज वो इंडिपेंडेंट हैं, अपने पैर हाँ, पे हैं। मतलब वो आज कई बार तो उनके पति यहाँ लेने आते हैं उनको बाइक से, तो हम कई बार कहते भी है कि देखो आप लोगों की इज्जत की वो आपका टैक्सी की तरह काम कर रहे हैं। एक और मुझे सबको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप स्पाइडर एक्सपर्ट भी हैं और बहुत चुनिंदा लोग इस पे काम करते हैं, और आपने 2 नई स्पीसीज़ को भी ढूंढा है स्पाइडर का। ये नया सफ़र आपका कब शुरू हुआ सर? सर मैं पीएचडी करने के बाद में, पीएचडी की मैंने बॉटनी से, प्लांट्स, हाँ, ये लोगों को इकोलॉजी में, जी। वेटलैंड इकोलॉजी में। उसके बाद में मैं बॉम्बे गया थोड़े साल नई चीज़ एक्सप्लोर करने। जी तो वहाँ वेस्टर्न घाट में जो डाइवर्सिटी है, स्पेशली स्पाइडर की जो डाइवर्सिटी है, जी वो बहुत गजब है। और स्पाइडर भी क्या है कि अपनी फूड चेन में एक तरह का एपेक्स का प्रेडेटर है, जी, और वो नए नए तरीके बनाता है शिकार करने के। क्या बात है। जैसे कोई स्पाइडर, जंपिंग स्पाइडर, वो जंप करके पकड़ता है। कुछ कोई स्पाइडर जो है जाल और बनाते हैं। वेब बनाता जी। है। कोई वेब्स के अंदर खुद सेंटर में बैठता है, कोई वेब के पास एक कॉर्नर पत्ती पे घुमा करके उसके अंदर बैठता है, रिट्रीट बनाता है। जी। कोई स्पिटिंग करके और उस पे अपना जाला फेंकता है। कोई अपने हाथ के आगे के 2 पाँव में जाला बना करके फिर उसको स्वैप करता है। क्या बात है। तो बहुत तरीके हैं स्पाइडर के। एक को Interesting. वुल्फ स्पाइडर कहते हैं, जो वुल्फ की तरह चीज करता है। कोई ट्रैपडोर स्पाइडर है, वाह। जो ऐसा छोटा एक नली बना करके उसके अंदर रहता है। तो स्पाइडर में जो विविधता है, एक स्पाइडर ऐसा है जो अपने वेब को इतनी ज़बरदस्त सेक करता है कि जी। वो जैसे अपनी पंखों, जब पंखा चलता है जी, तो तेज उसकी से पंखुड़ियाँ दिखाई नहीं देती। वैसे ही वो स्पाइडर भी गायब हो जाता है, इतनी तेज वो अपना ओह। शेक करता है। तो मैं उसको मिस्टर इंडिया स्पाइडर कहता हूँ। तो ये विविधता मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। और राजस्थान इतना विविध नहीं है उस तरह से देखें तो, जितना वेस्टर्न घाट है। जी। तो वो मेरे लिए इंटरेस्टिंग था, और कई तरह से मैंने उनको डॉक्यूमेंट किया। तो ये बहुत पर्सनल प्रोजेक्ट था। मैं सोच रहा था कभी किताब लिख पाऊँगा, परंतु मैं उसके बाद एक बार स्मिथसोनियन के एक साइंटिस्ट आए, डॉक्टर रूडी रुद्रान जी। उन्होंने कहा कि तुम स्पाइडर पे काम करो तो मेरे साथ स्मिथसोनियन चलो। तो मैंने कहा कि मैं अभी एंटी पोचिंग यहाँ कर रहा यहाँ हूँ कर लूँ। और मेरा मन इसमें ही ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने उस काम को विराम दे दिया। तो अब मैं स्पाइडर पे शौकिया तौर पे, जैसे कभी नाम दफ़ा गया, ईगल नेस्ट गया, नाम दफ़ा क्या जगह या है सर? तो ऐसी जगह में जाता हूँ तो मैं स्पाइडर देखता हूँ चिड़ियों की बजाय। तो एक ऐसा चीज़ और जान के, हालांकि स्पाइडर पे जितने आपने बातें बताई, बहुत कम लोग इस पे बात करते हैं, क्योंकि मालूमात नहीं है, या कहें कि लोगों को जानकारी नहीं है या इंटरेस्ट नहीं है। अभी आपने जो बताया वो कमाल का है। एक फैक्ट और पढ़ के मैं बड़ा हैरत अंगेज हुआ कि आपने 2500 किलोमीटर बाइक चलाई और वेस्टर्न इंडिया में वल्चर के सर्वे के लिए। वो किस्सा क्या था? सर, मैं इंस्पायर्ड था असद रहमानी साहब से। जी। रहमानी साहब जो है वो हमारे बड़े अजीज़, मतलब BNHS में जाओ तो मेरे से 2 ही लोग बात करते थे। एक वहाँ का जो एक ट्रैपर था, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, एक तो वो, और दूसरे थे असद रहमानी साहब, वो डायरेक्टर थे उस समय। तो वो बैठते, अरे भाई आओ आओ, वो अपनी पूरी बात बताते थे अपने, जैसे ऐसा लगता था जैसे कोई घर के बुजुर्ग आपसे बात कर रहे हैं। और वो तो उनसे मैं थोड़ा इंस्पायर्ड था। उन्होंने कहा कि राजस्थान जाते हो तो वल्चर को भी देखा करो, सर्वे करो, थोड़ा घूमो, देखो कहाँ क्या है ये वो। तो मैंने एक सर्वे प्लान किया, और मैंने सोचा कि मैं गुजरात के इम्पोर्टेंट एरियाज़ और राजस्थान के इम्पोर्टेंट बर्ड एरियाज़ को एक्सप्लोर करता हूँ। फतेह सिंह साहब के साथ अपने, ऑफ कोर्स आपके गुरु महाराज, मैंने उनके बारे में जितना पढ़ा, साथ में आपका नाम ज़रूर आया। और आपने इतने लंबे समय तक, अभी तक आप टाइगर वॉच देख ही रहे हैं। कोई उनका निजी पर्सनल किस्सा जो आज भी आपको ये सोच करके आपको जीने पे मजबूर करता है या उत्साहित करता है कि इनकी इस सोच को और आगे लेके जाना है, वो सोच क्या थी? सर, एक तो क्या है कि वो बहुत मेहनती थी। मतलब जब भी कोई काम करते थे, हम उस समय जब शुरुआती दिनों में चीज़ों को बड़ा सुपरफिशियली देखा करते थे। तो उनसे ये आया कि वो
छोटे से आदमी से लेकर बड़े आदमी तक को बड़ी इज्जत बख्शते थे और वो बड़े काम को पर्सनल लेवल पे इन्वॉल्व होकर के किया करते थे। छोटा काम कोई सड़क भी बनी इलेक्ट्रॉनिक है। चीज़ है तो उसको ठीक करना वो खुद अच्छा, बैठते वैसा? थे, या फिर कोई आपको एंटी पोचिंग ऑपरेशन करना है तो फिर उसकी डिटेल में जाना। जैसे हमने एक व्यक्ति को पकड़ा जी। जिसके फुट ट्रैप में एक लेपर्ड फंसा था हम्म। और उसने लेपर्ड को मार दिया। अब उसने कहा मैंने लेपर्ड मार दिया, मान लिया उसने, परंतु उसने ये कह दिया कि साहब लेपर्ड मैंने यहाँ डाला था, इसको कोई जानवर ले गया। अच्छा, उसने यहाँ पे झूठ बोला, एक सच को बोला कि मारा है। हाँ, फिर बोला कि मैंने उसको एक नाले में डाल दिया और शायद उसको दूसरे हाइना वाइना कुछ खा गए। अब फतेह सिंह साहब बोले कि ऐसा नहीं हो सकता, ये सब कुछ ही गायब हो जाएगा। आप लोगों ने ढूंढा क्यों नहीं? 3 दिन हो गए, ना फॉरेस्ट ने देखा ना आपने देखा, उस नाले में मेरे को लेके चलो। फिर वो वहाँ गए जगह पे, फिर उन्होंने कहा कि यहाँ देखो कहीं कुत्ते कहाँ घूम रहे हैं। क्या एक्सपीरियंस, कुत्ते क्या कहाँ घूम रहे? बोला कुछ मरा है तो कुत्ते जरूर जाएंगे उस तरफ। लॉजिक। फिर उन्होंने कहा देखो वो भूरे कुत्ते देखो वो जा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि अगर उनके पास एक इसाक करके एक फॉरेस्ट गार्ड था, कनकटा इसाक कहते थे, उसका कान कटा हुआ था थोड़ा, तो कनकटा इसाक को उन्होंने बोला कि इसाक तू जा देख ये कुत्ते कहाँ जा रहे हैं। फिर वो इसाक गया इधर उधर, फिर इसाक ने देखा एक मिट्टी में कुछ दबाया हुआ था, उसमें एक पूँछ बाहर थी। उन्होंने इसाक ने अपना तौलिया निकाला, उस पूँछ को रस्सी से बांधा और उसने खींचना शुरू किया। फिर उससे आधा खींचा गया, फिर आधा हमने खींचा, वो था हाइना। जब हमने कहा कि फॉरेस्ट ने केस लेपर्ड पे बनाया है और मिल रहा है हाइना, मिल गया हाइना, उसके स्पीयर भी लगा हुआ था, उसको उसी ने मारा था। जिसने मारा था उसको समझ ही नहीं थी उसने क्या मारा। ओह अच्छा, उसको लेपर्ड हाइना में फर्क नहीं पता था। उसने क्या फुट ट्रैप लगाया वाइल्ड बोर मारने के लिए, नए फुट ट्रैप लगाए थे उसने, और उस पर हाइना फंस गया तो उसे लगा कि लेपर्ड फंस गया, उसने मार दिया और दबा दिया। अब उसने ये झूठ बोला कि उसने छोड़ दिया नाले था, में फेंक दिया था। पर फतेह सिंह साहब ने कहा नाले में मिला तो भी थोड़ा मिलेगा, जगह मिलेगी, उसको जानवर खाएंगे तो बहुत कुछ हिस्सा मिलेगा। तब तक 3 दिन हो चुके थे। फिर उन्होंने जो ढूंढा तो वो हमारे लिए बड़ा कमाल की बात थी कि इस तरह से उन्होंने इसको पूरा मुआयना किया, तो मुझे लगा कि बहुत कुछ बेसिक इंस्टिंक्ट से वो जिस तरह से वो चीज़ों को निकालते थे वो बड़ी बात थी। ऐसे कई सारे किस्से हैं जिन पे घंटों बात की जा सकती है। सर, आपकी टाइगर वॉच जो है संस्था, ये बहुत लंबे समय से नो डाउट रणथंभौर में काम कर रही है और अभी आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। पोचिंग के अलावा और किन किन एरियाज़ पे आपकी संस्था काम कर रही है? सर, पोचिंग के अलावा हमारा जो काम है ज़्यादातर एजुकेशन रिलेटेड है। मोगियाओं के एजुकेशन जिसमें 200 बच्चे पढ़ते हैं जी। एक अवेयरनेस प्रोग्राम जिसमें हम लगभग 100 से अधिक 135 स्कूल्स में काम करते हैं, बूंदी ज़िले में और सवाई माधोपुर और करौली ज़िले में जी। और तीसरा हमारा जो काम है वो डिजिटल जो एजुकेशन है, इससे रिलेटेड काम है। फिर हमारा ये व्हीकल जो चलता है। इसके अलावा हम एक काम करते हैं जो वो सबसे अनोखा है। हमारे पास एक 50 लोगों की टीम है। ओके। वो क्या करती है? वो करती है टाइगर मॉनिटरिंग का काम। ओह, रणथंभौर में? रणथंभौर के बाहर निकलने वाले टाइगर और धौलपुर जो एक नया टाइगर रिजर्व है उसके टाइगर। तो धौलपुर के तो अंदर हम काम करते हैं, रणथंभौर के बाहर भी इस तरह की मॉनिटरिंग करते हैं। और वो मॉनिटरिंग में वन विभाग हमारे को फाइनेंशियल सपोर्ट भी करती है कि हमारी टीम को हायर करने में। अब वो सपोर्ट हमें आवश्यकता नहीं है इसलिए हमने बंद कर दी, परंतु वो काम जारी है। हाँ, काम जारी है। जैसे कि धौलपुर एक नया टाइगर रिजर्व बना है, वहाँ 8 टाइगर है। बूंदी और धौलपुर 2 बने हैं। बूंदी और धौलपुर दोनों साइड, रणथंभौर के नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ एक एक नए बाघ रिजर्व बने हैं जी। और धौलपुर की पॉपुलेशन को हम मॉनिटर करते हैं। और धौलपुर में अभी के समय 9 टाइगर है, 8-9 टाइगर है, जिसमें से 5 टाइगर धौलपुर साइड में, उनको हम डेली मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा भी लेपर्ड और हाइना और जो भी है इनकी भी रिपोर्टिंग, उसमें कैरेकल भी बहुत रेगुलर आता है। अच्छा, कैरेकल वहाँ पे भी आता है। हाइना यहाँ पे कितनी तादाद में होंगे सर? क्योंकि हाइना यहाँ पे एक झूमर बॉडी वाले पैच में दिखते हैं कभी कभी, मैंने 1-2 बार देखा है। सर, हाइना तो ज़्यादातर रणथंभौर के पेरीफरी पर ही है, परंतु धौलपुर में बहुत अच्छी पॉपुलेशन है। पिछले दिनों सरिस्का में तो कहते हैं कि इंडिया की सबसे ज़्यादा हाइना डेंसिटी वहाँ है। और राजस्थान क्या है कि एक तरह से लाइव स्टॉक कीपिंग का मेन गढ़ मान लो आप, कैटल वगैरह बहुत है। और राजस्थान में ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन है, तो वो जो मिल्क प्रोटीन पर ही रहते डिपेंडेंट है। तो और दूसरा यहाँ पे बकरी पालन वगैरह भी है, जो कि
बकरी अलवर और सरिस्का देखे तो पूरा मिल्क प्रोडक्ट पे ही पूरा बिजनेस हाँ। चलता है उनका वहाँ तो इस कारण क्या है कि कैरकस भी हाइना के लिए बहुत मिल जाता है। पे। तो धौलपुर में अच्छी पॉपुलेशन वल्चर की भी है, हाइना की भी है, एक बहुत अच्छी पॉपुलेशन है। आने वाले वक्त में धौलपुर एक अच्छा रिजर्व बन के निकलेगा, ऐसा हाँ, आप सोच धौलपुर एक सकते अच्छा हैं। रिजर्व बनेगा, बूंदी बहुत अच्छा रिजर्व बनेगा, दोनों अच्छे रिजर्व बनेंगे। सर रणथंभौर आने का सबसे सटीक टाइम कौन सा है? हर बार लोग दर्शक पूछते हैं, मुझे तो पता है, वो जानना चाहते हैं कि वो रणथंभौर आएँ तो कब आएँ, और इस पे तो बात नहीं करनी चाहिए कि इस जोन में जाएँ तभी दिखेगा, तो सही वक्त क्या है आने का? सर दीपावली से बाद से जी और होली के पहले पहले ये सबसे बेहतरीन मौसम रहता है ना राजस्थान का। जी और इसके बाद अगर देखें होली के बाद तो गर्मी आ जाती है, तो बाघ भी थोड़े सुस्त मिलते हैं और उनका कोट भी थोड़ा कम Faded, चमकीला हो हाँ। जाता है। परंतु टाइगर आजकल ज़्यादा दिखे इसलिए लोग गर्मियों में ज़्यादा पसंद करते हैं आना। इस समय पूरे हमारे करीब 10 जोन हैं रणथंभौर के। क्या मानसून में कोई जोन खुले होते हैं यहाँ पे? सर मानसून में खुले रहते हैं, जोन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 ये 5 जोन जो है खुले तो रहते 50% रणथंभौर के जोन खुले रहते हैं। परंतु मेन जो पार्क जिसको हम 1 to 5 जोन जी। कहते हैं वो बंद रहते हैं। और वहाँ पे अच्छी और टाइगर ये साइटिंग पार्क में अक्टूबर में खुल जाते हैं ये हाँ 1 अक्टूबर को 1 पूरा अक्टूबर पार्क को खुल खुल जाता जाते है। हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, और जिस जगह पे हम बैठे हैं ये आवाज़ चिड़ियों की, इंसेक्ट्स की, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके सर। आगे भी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, आप भी आते रहिएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्ते शेर खान, देख और सुन रहे हैं आप अभी अभी शेर खान से बातचीत हुई धर्मेंद्र खंडाल जी की, बड़ा मज़ा आया देख करके। और क्या मस्त वहाँ के जो सीन थे ना, उससे तो दिल मेरा लहालोट हो जाता है। चलोगे? बिल्कुल चलेंगे सर। ले चलेंगे तुम्हें। बहुत खूबसूरत जगह थी जहाँ पे हमने ये शूट किया था। तो अब अपना जो सबसे प्यारा हाँ, सेक्शन है कमेंट्स और कमेंट्स का। इसके तरफ बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड पे जो यूट्यूब के जो कमेंट्स आए पहले वो मैं ले रहा हूँ। द ग्रीन पल्स हैं, वो लिखते हैं, हर बार शेर खान सुनकर लगता है जैसे मैं खुद जंगल में घूम रहा हूँ। आपकी स्टोरी टेलिंग और साउंड इफेक्ट्स इतने नेचुरल हैं कि पूरा माहौल जीवंत हो उठता है। ऐसे ही नेचर और वाइल्ड लाइफ की कहानियाँ सुनाते रहिए, हम हमेशा जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच। श्रेयांक पटेल का कहना है, वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट, थैंक यू। जंगल जिंदाबाद। जिंदाबाद गुरु। अनीता बर्वे जी का कमेंट है, कह रही हैं, आसिफ भाई, जमशेद भाई, आप दोनों को प्रणाम। मैं सीज़न 1 के फर्स्ट एपिसोड से आपकी नियमित श्रोता हूं। मैंने सभी एपिसोड बहुत ध्यान से सुने हैं। कमेंट करने के मामले में थोड़ी आलसी हूं। पिछले हफ्ते मैंने जमशेद जी का स्टोरी बॉक्स भी पहली बार सुना, वहां जमशेद भाई का अंदाज़ बिल्कुल जुदा था। आज के एपिसोड में बालेंदु जी से की गई बातचीत बहुत ही अच्छी रही। इतनी विशेषताओं को अपने में समेटे हुए व्यक्तित्व से मुलाकात कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ढिकाला के बारे में जो कहानी बताई वो बहुत ही रोचक थी। एक श्रोता का कमेंट जिन्होंने यह कहा कि एसी लगे कमरे से बैठकर शेर को बचाने का कमेंट करना बहुत आसान होता है। बिल्कुल सही बात है, मैंने भी यह देखा है। जो ग्रामीण होते हैं वो वन्य जीवन को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि वे उनके साथ मिलजुल कर रहते हैं। सरकार ने ये जो संरक्षित क्षेत्र बनाकर रखे हैं उनमें मेरा सबसे पहला परिचय हुआ कान्हा किसली से। हमारी पाठ्य पुस्तक में इसके बारे में एक निबंध था। वहां जाने की हमेशा से बहुत इच्छा रही है जो आज तक पूरी नहीं हुई है। और रही बात रणथंभौर की, तो इस शब्द में ही सौंदर्य है। आप दोनों ऐसे ही जंगल के रोचक किस्से हमें सुनाते रहें, इसी आशा के साथ जंगल जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। जो इन्होंने बात की कान्हा किसली, मैं वहीं पहुंच गया था। बहुत ही प्यारा जंगल है कान्हा, और किसली गेट है वहाँ का। और इतनी चाव से आप सुनती हैं हमारे शो को, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी सुनते रहिएगा। अगला कमेंट है सैयद वहाबुद्दीन अंसारी। ये कह रहे हैं, रिमार्केबल नॉलेज एंड इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन, कुडोज टू बोथ ऑफ यू एंड द होल टीम। थैंक यू सो मच। एक्सप्लोर्ड हैं, इनका एक कमेंट आया है, आज आपकी झलाना लेपर्ड की कहानी सुनकर याद आया, मैं जनवरी में पेंच टाइगर रिजर्व गया था जंगल घूमने। बहुत खूबसूरत जंगल है, वहाँ टाइगर की साइटिंग तो नहीं हुई, लेकिन सफारी ख़त्म होते होते लेपर्ड साइटिंग हो गई थी। लेपर्ड ने एक हिरण के बच्चे को किल किया था और पेड़ पर बैठकर भोजन कर रहा था। वो दृश्य आज भी नहीं भूला हूँ। मुझे जंगल बहुत अच्छा लगता है, वहाँ सुकून है, इसीलिए जब भी मौका मिलता है मैं जंगल जाता हूँ और जाने से एक रात पहले मुझे नींद ही नहीं आती है। इस तरह की दीवानगी है जंगल को लेकर। इसकी एक वजह हो सकती है मेरे दादा फॉरेस्ट रेंजर थे, शायद उन्हीं का असर हो गया है। क्या बात है यार, जिन्होंने बात की कि झलाना में उन्होंने लेपर्ड को एक किल करके खाते हुए देखा। ये मैं हर बात कहता हूँ, बार कहता हूँ कि लेपर्ड को इस अवस्था में देखना हर किसी का सपना होता है, और बहुत रेयर होता है कि इस सपने को
ये सपना किसी का पूरा होता है। आप बहुत किस्मत वाले हैं सर कि आपको ये साइटिंग हुई आपकी। और ये सुनो कि एक जंगल जाने के एक रात पहले आपको नींद नहीं आती, ये सबके साथ होता है, मतलब मेरे साथ तो होता ही था। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस खत के लिए, आपके अपनी इस स्टोरी के लिए। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट संकल्प का है, कह रहे हैं प्रणाम खानचा और जमशेद भाई, आपका पॉडकास्ट सुनने से दिन बन जाता है। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि ऊपर वाले ने मुझे कुछ खास नवाजा है। मैं बोरीवली संजय गांधी नेशनल पार्क में रहता हूं, जहां घर के बाहर जंगल का अनुभव तो वहीं से 15 मिनट दूर शहरों की भागदौड़, जिससे बचपन से ही वाइल्ड लाइफ की रुचि बढ़ गई है। आपके पॉडकास्ट सुनने के बाद पूरे भारत के जंगल घूमने का सपना है। कभी मुंबई आना हुआ तो घर ज़रूर आइएगा। और क्षमा करना, मेरी हिंदी थोड़ी मुंबई से प्रभावित है, कुछ गलत व्याकरण हो गया तो माफ़ी चाहूँगा। जंगल जिंदाबाद। जिंदाबाद गुरु, और आपका सपना पूरा हो कि हिंदुस्तान के जितने भी जंगल हैं आप घूम पाएँ। और अपन मुंबई आएंगे तो ज़रूर बैठा जाएंगे। हाँ, आपके साथ ही बैठा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रवि सिंह हैं, लिखते हैं आपका हर एपिसोड खानचा और सिद्दीकी सर, आपके इस पॉडकास्ट से न जाने कितने जंगल प्रेमी और जानवर प्रेमी के दिलों की धड़कन जुड़ी हुई है। ऑसम एपिसोड, बहुत शानदार। जंगल जिंदाबाद। जिंदाबाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक लिख रहे हैं बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर, आसिफ भाई जंगल जिंदाबाद। दिस इज वाइल्ड लाइफर अभिजीत सिन्हा फ्रॉम लखनऊ। जी जी अभिजीत भाई, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। रणथंभौर की बातें बालेंदु सिंह जी की बेहतरीन थी, उनकी नॉलेज हिस्ट्री की भी बेहद अच्छी लगी। उम्मीद है जमशेद साहब की तबीयत ठीक हो गई है। देखिए, आप कह रहे हो जमशेद भाई नहीं है, गायब हो गए, वो थोड़ा बिजी थे, आज नहीं आ पाए। और बिल्कुल बालेंदु साहब के पास पूरा एक खजाना है, चाहे वो हिस्ट्री का हो, जंगल का हो। कमाल के इंसान है और आप लोगों ने उन्हें पसंद किया, उनके पॉडकास्ट को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अनिल हैं, लिखते हैं लवली पॉडकास्ट सर, सो मच इन्फॉर्मेशन अबाउट जंगल, प्लीज़ डू वन पॉडकास्ट विद लखपत सिंह रावत। मैंने लखपत साहब का इंटरव्यू किया था 2010 में, मेरे ख्याल से गैरसैन में गया था। गैरसैन के रहने वाले हैं वो। गैरसैन एक्चुअली उत्तराखंड की राजधानी भी है, जहाँ पे था कि सारे ऑफिसेज और बड़े बड़े ये वहाँ बनेंगे। तो गैरसैन बहुत सुंदर जगह है, मैं उनसे वहीं मिला था, उनके साथ वहीं पे उनका इंटरव्यू किया था। कमाल के इंसान है लखपत साहब, और उन्होंने शायद 50 से ज़्यादा मैनिटस हंट डाउन किए हैं जो उत्तराखंड में है, और वो ऑफिशियल हंटर भी हैं बाय द वे उत्तराखंड गवर्नमेंट के। बिल्कुल सर, कभी मौका लगेगा लखपत साहब को भी अपने शो में लाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल। ये आगे इन्होंने लिखा है, थैंक यू फॉर मेकिंग अस एजुकेट अबाउट वाइल्ड लाइफ। रिसेंटली आई हैव केम अक्रॉस टू योर पॉडकास्ट एंड वॉचिंग ऑल द प्रीवियस पॉडकास्ट्स। स्टोरीज ऑफ टॉम आल्टर सर आर रियली फैसिनेटिंग। जंगल जिंदाबाद। जिंदाबाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ट्रेवल मंकी हैं, लिखते हैं जंगल जिंदाबाद। Amazing podcast. I loved the questions that you asked. Very informative. Keep doing more such podcasts. थैंक यू सो मच सर। नरेंद्र चौधरी हैं, लिखते हैं जय हिंद खानचा, जंगल जिंदाबाद। जिंदाबाद। आपकी तरह मेरी भी सोच है कि धरती का सबसे गिरा हुआ जानवर इंसान है। जब पहली बार इस शो में आपसे ये बात सुनी तो मुझे अच्छा लगा कि मेरे अलावा और भी कोई है जो ऐसा सोचता है। देखो कितनी बातें मिलती है हमारी आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया। कह रहे हैं पिछला पूरा सीज़न मैंने देखा और बहुत अच्छा लगा, आज पहली बार कमेंट कर रहा हूँ। एक और इच्छा है कि आप कभी कोई ऐसा एपिसोड करें जिसमें हम सब खानचा का अनफिल्टर्ड रूप जान सकें। नहीं, वो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन कभी आइए, बैठा जाएगा आपके साथ भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये भी कह रहे हैं कि जिसमें आपकी जवानी, मोहब्बत के किस्से, पीर बाबा के दम किए हुए पानी के किस्से और धूम्र दंडिका के किस्से हों। गुस्ताखी माफ। हाँ, वो कैमरे के सामने और माइक के सामने तो नहीं हो सकती। कभी मिलेंगे तो बैठ के वैसे बात की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैतन्य हैं, कहते हैं फॉरेस्ट की सच्ची बात उस्ताद के बारे में पहली बार बाहर आई है। हाँ, मतलब उस्ताद टाइगर के बारे में जो हमने बात की थी उनके साथ, और वो मेरा अपना एक परसेप्शन था जो मैंने उनके सामने बताया। उन्होंने भी अपनी बातें रखी। उस्ताद ही थे यार। थैंक यू सो मच। दीपक खंडेलवाल का कमेंट है, कह रहे हैं नमस्ते, राम राम शेर खान को। राम राम भाई। सर अभी दिल्ली जू की खबर सुनी थी, बहुत दुख हुआ। 1998 को लाया गया अफ्रीकन हाथी शंकर की कम उम्र में चले जाना बहुत दुखद है। सर आप सही कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे गिरा हुआ जानवर इंसान है। आजकल हम देखते हैं कि इंसान को मार रहा है, कोई अपनी बीवी को, कोई अपने पति को आदि, लेकिन शंकर हाथी बहुत कुछ सिखा कर गया। शंकर ने एक लंबी ज़िंदगी अकेलेपन में काट दी और
आखिरकार साथी हथिनी की यादों को समेटकर उसने सदा के लिए ये दुनिया छोड़ दी। शंकर सिर्फ एक हाथी नहीं था, बल्कि प्रेमपूर्ण रिश्तों का जीता जागता सबूत था। सर, आपसे मेरा एक सवाल है कि चिड़ियाघरों में कार्निवोरस का तो समझ आता है कि ये मैन ईटर हो गए होंगे या कोई और कारण होगा कि जिसके कारण इनको चिड़ियाघर में रहना पड़ रहा है, लेकिन हर्बीवोर को चिड़ियाघर में क्यों रखा जाता है? उनसे किसी को कोई ख़तरा भी तो नहीं है। उन बेचारों की उम्र कैद की जा रही है केवल इंसानों के मनोरंजन के लिए। इसके अलावा हाथी के बारे में देखें तो मेरा विचार ये है कि उसको जिम्बाब्वे से लाना ही नहीं चाहिए। उसको यहाँ लाकर बहुत बड़ा पाप किया है, क्योंकि उसका घर वहीं अफ्रीका में है और उसकी ये गलती थी कि वो इंसानों की भाषा बोल नहीं सकता है। अगर वो भी अपने जैसे बोलता तो वो मना कर देता कि मेरे को अपना घर देश परिवार छोड़कर नहीं जाना है। अगर किसी इंसान को बोल दे कि तुमको अपना सब कुछ छोड़कर दूसरे देश एक खुले कमरे में रखेंगे ज़िंदगी भर, उसकी हालत ये सुनने भर से ख़राब हो जाएगी। लेकिन उस बेचारे हाथी पर क्या गुजरी होगी। बाकी मेरी इच्छा है कि आप सप्ताह में जंगल पर 2 पॉडकास्ट लाया करें। एक तो आपका चल ही रहा है, एक में आप पुराने शिकारियों के बारे में बताएं। धन्यवाद। दीपक शर्मा, भीलवाड़ा। दीपक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स के लिए। ये बात जो आपने कही हाथी, इस पर इंक्वायरी भी बैठी है कि क्यों उसकी डेथ हुई। और जहाँ तक जो बाकी जानवर जो मैन ईटर्स नहीं हैं, जैसे हिरन हैं, बाकी जानवर जो होते हैं ज़ू में रखने की वजह होती है, वो एक तरीके का मैं कहूँगा एजुकेशन ही है। तो वो मेरे हिसाब से ठीक है, ज़रूरी है, ताकि लोग देखें कि हाँ ये होते कैसे हैं, और उससे उनको जंगल में देखने का मन करेगा, वो भी जंगल की तरफ रुख करेंगे, यानी जंगल से प्यार बढ़ेगा उनका। तो वो मैं गलत नहीं मानता हूँ, ये मेरा अपना परसेप्शन। आपकी अपनी बात जो है वो भी अपनी जगह सही है, बट मैं ये मानता हूँ कि ज़ू में रखने से लोगों को पता तो चलता है कि ये कैसे दिखते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ के हैं, तो वो एक तरीके का ज्ञान बढ़ता है, बढ़ाते हैं लोग। हाँ, ज्ञान भी बढ़ता है। और कई ऐसे लोग जो मोहब्बत कर बैठते कि यार टाइगर को या हिरन को मैंने यहाँ देखा है तो एक बार जंगल में देखूँ कैसे लगते हैं। तो एक वजह होती हैं। और कई बार जैसे इन हाथी साहब के साथ हुआ, एक दिन सबका दिन आता है, ऐसा नहीं कि मैं कहूँगा ध्यान नहीं रखा जाता था। तो ठीक है, वो उस पर इंक्वायरी बैठी है, शायद अगर कोई गलती हुई होगी तो उस पर एक्शन होगा। बिल्कुल। ज़ू तो वैसे उसकी तरह ना, दुकान के जो शो पीस होते हैं वैसे ही होता है ना, असली माल तो गोडाउन में होता है। लेकिन मुझे ज़ू जाना अभी पसंद है कि उनको देखना ही अपने में बड़ा सुखद अनुभव होता है कि आप देख रहे हैं उनको, वो चल रहे हैं, कूद रहे हैं। हाँ, ये बात भी सही है कि वो एक तरीके का जेल तो है, वो खाना मिल रहा है, सब मिल रहा है, लेकिन बंद हैं, एक दायरे में ही रह सकते हैं, कहीं और नहीं जा सकते। तो ये है सर, थैंक यू सो मच। गौरव जोशी का एक कमेंट है, कह रहे हैं, टाइम स्टाम्प भी डाला है उन्होंने, कह रहे हैं सिंह साहब की इस इन ब्रीडिंग वाली बात से सहमत नहीं हूँ। जैसे कि सर ने कहा, लकीएस्ट टाइगर्स आर वाइट टाइगर्स। कैप्टिविटी में इन ब्रीडिंग से उनके नंबर बढ़े हैं, लेकिन वाइल्ड में वाइट टाइगर्स एंड ब्लैक पैंथर अपीयर्ड ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशंस एंड रेस्पेक्टिवली, नॉट ड्यू टू इन ब्रीडिंग, बट दैट्स जस्ट माई ओपिनियन। जंगल जिंदाबाद। जिंदाबाद। अपने अपनी ओपिनियन है, आपने अपनी बात कही, उन्होंने अपनी बात कही, और दोनों बातें मैं अग्री करता हूँ, दोनों चीज़ों से। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा सुधीर नायर जी हैं, कह रहे हैं, मेरा एक सवाल है, जैसे कि चीता प्रोजेक्ट इंडिया में सक्सेसफुल रहा है, तो क्या ऐसे भी जानवर को लाया जा सकता है जो इंडिया के नेटिव नहीं हैं, पर जिस देश में वो रहते हैं वहाँ का क्लाइमेट इंडिया से मैच करता है, लाइक जैगुआर, क्योंकि जैगुआर रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं और इंडिया के पास सुंदरबन रेन फॉरेस्ट है। प्लीज़ रिप्लाई। यार, अपने पास जितने ना उतना संभाल लो, सबसे पहले मैं ये कहता हूँ। अब वही कीड़ा है इंसानों के पास कि मैं वहाँ से ला के यहाँ कर दूँगा, यहाँ से वहाँ कर दूँगा। क्यों करना है यार? जो यहाँ के नहीं उनको क्यों लाना? ठीक है, आपकी बात की एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे कूनो में हमने चीता लाए, चीता हमारे यहाँ होते थे, हम उन्हें लेके आए। क्या बोलूँ, मतलब मैं इसके खिलाफत करता हूँ कि ज़बरदस्ती एक स्पीसीज ला के जंगल में क्यों लाना। अपने यहाँ जितने उतने हम संभाल ही नहीं पाते, संभाल ले अच्छे से, उनकी देख रेख कर ले। अब आप लाएंगे, फिर उसकी देख रेख करो, फिर आप बोलोगे जी फंड जो था जंगल का वहाँ लग गया, पैसे कमती पड़ रहे हैं, यहाँ बाउंड्री नहीं बन पाई, ये नहीं हो पाया, या फिर खुदा न खास्ता वो सर्वाइव नहीं कर पाए, तो फिर हाँ, क्यों ही लाए। वो भी फैक्टर। फिर ये भी तो है ना कि खर्च बहुत ज़्यादा होता है, और फॉरेस्ट के पास भी अपना एक बजट होता है। हाँ। तो वो उस पर फिर आपने ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए, बाकी जंगल की मतलब ऐसे तैसी हो रही है। तो मैं इसके खिलाफ हूँ कि जो जैसा चल रहा है जंगल वैसा होना चाहिए, उसको बचाइए, उसको बढ़ाइए जो आपके पास है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कमेंट्स के लिए। एक यूनाइटेड वर्ल्ड के नाम से अकाउंट है, वो कह रहे हैं
टूरिस्ट जो हैं वो लैक ऑफ नॉलेज जंगल की और पर्टिकुलरली अबाउट टाइगर बिहेवियर. पीपल want टू सी टाइगर क्लोजली एंड व्हेन बाय चांस टाइगर कम्स नियर दे स्टार्ट येलिंग. ये तो है, जोश में चले जाते हैं बहुत सारे लोग. नॉलेज बहुत लोगों को नहीं होती है जंगल के बारे में कि कैसे बिहेव करे जंगल में जा कर के. और जब कोई चीज़ दिखती है उनको लगता है पैसे दी जंगल में, और करीब और करीब और करीब. जब करीब आकर के वो एक दहाड़ मारता है या चार्ज करता है तो आपके फाक तोड़ जाते हैं. सही बात है. बहुत बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स के लिए. ठीक है, तो कमेंट्स के बाद कुछ जो ख़त आए हैं हमारी मेल पे वो भी पढ़ लेते हैं. राकेश कुमार दास जी का हमेशा की तरह आई बिल्कुल है चिट्ठी. रेगुलर इनकी चिट्ठी आती है. जमशेदपुर झारखंड से लिखते हैं, डियर शेर खान टीम, सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपने अपने नए एपिसोड में रणथंभौर के बाघों, मछली, उस्ताद और एरोहेड की कहानियां इतनी गहराई और संवेदनशीलता से साझा की. बालेंदु सिंह जी के अनुभवों ने इस पॉडकास्ट को और भी जीवंत बना दिया. मछली की शान, उस्ताद की रहस्यमय छवि और एरोहेड की जद्दोजहद, इन सब के जिक्र ने न सिर्फ जंगल की असली तस्वीर दिखाई बल्कि हमें यह भी महसूस कराया कि हर बाघ की अपनी अलग पहचान और संघर्ष की दास्तान होती है. आपके शो की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये सिर्फ बाघों तक सीमित नहीं रहता बल्कि जंगल के उन पहलुओं को भी सामने लाता है जिन्हें लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं. मेरा मानना है कि अगर शेर खान आगे भी टाइगर रिजर्व से बाहर के जंगलों जैसे झारखंड और छत्तीसगढ़ के कम चर्चित लेकिन बेहद समृद्ध इलाकों की कहानियों को भी मंच देगा तो लोग भारत की असली जैव विविधता को और अच्छे से समझ पाएंगे. जंगल सिर्फ बाघ दर्शन तक सीमित नहीं है बल्कि ये प्रकृति की सबसे बड़ी कलाकारी है जहाँ मिट्टी, पेड़, नदी, पक्षी और अनगिनत जीव जंतु मिलकर एक अनूठा संसार बनाते हैं. आपसे उम्मीद है कि यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और शेर खान और भी नए दृष्टिकोणों के साथ हमें जंगल की कहानियों से जोड़ता रहेगा. विद वार्म रिगार्ड्स, राकेश कुमार दास, जमशेदपुर, झारखंड. राकेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया. हर बार राकेश साहब खत लिखते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जिस तरीके से ये जंगल के और जानकारी ऐड करते हैं. और कमाल के आप इंसान हैं और जंगल को लेके ये भी हमारी तरह ही पागल रहते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया दास साहब आपकी खत के लिए. रोहन रेडकर की चिट्ठी आई है. नमस्ते खांचा, नवीनतम पॉडकास्ट अद्भुत था और मुझे खुशी है कि आपकी मेरी तेंदुए की साइटिंग और तस्वीरें पसंद आईं. इस बार मैं आपको उस दर्शन का वीडियो भेजूंगा. आज मैं एक और अपनी दुर्लभ साइटिंग की कहानी साझा करना चाहता हूं. यह है विलुप्तप्राय ग्रे भारतीय भेड़िया की. चूँकि हम मुंबई में रहते हैं तो हर साल काम से पुणे जाते हैं और बतौर वन्यजीव प्रेमी वहाँ के अभयारण्यों में भी जाते हैं. जिनमें से मैंने सबसे ज़्यादा दौरा किया है वो है मयूरेश्वर वन्यजीव अभयारण्य. मेरे पिताजी कहते हैं कि उन्होंने यहाँ बहुत पहले 3 भेड़िए देखे थे. हमने भी उन्हें दूर से 2 बार देखा था, लेकिन स्थानीय लोगों ने कहा कि वे कुत्ते थे जो चिंकारा का पीछा कर रहे थे. साल 2020 में हम एक और यात्रा पर गए जहां हमने पुणे के पास भेड़िए और लकड़बग्घा खोजने की ठानी. इस बार हम गए भीगवन वन्यजीव अभयारण्य जो फ्लेमिंगो के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन स्थानीय गाइड आत्मविश्वासी था कि वह हमें भेड़िए दिखाएगा. जैसे ही शाम हो रही थी और सफारी लगभग ख़त्म होने वाली थी, हमने केवल एक लोमड़ी ही देखी थी, लेकिन अभी तक कोई भेड़िया नहीं. हमारा गाइड कार रोक कर गश्त कर रहे वन विभाग के कर्मचारी से बात कर रहा था. तभी उसने अचानक कुछ चलते देखा और चिल्लाया भेड़िया. और इस तरह हुआ मेरा पहला दर्शन ग्रे भारतीय भेड़िए का. क्या बात है रोहन, आप किस्मत वाले हैं जो आपको दिखेगा फाइनली. वर्षों बीतते गए. हमारे गाइड उमेश और वन विभाग ने घास के मैदानों का संरक्षण किया और अगली यात्रा में हमने देखा 5 भेड़िए, 1 लकड़बग्घा, साथ ही लोमड़ी, सियार और यहाँ तक कि एक गिरगिट भी. क्या बात है. भीगवन सच में एक महान संरक्षण की कहानी है, इसलिए मुझे लगा ये आपको बताना चाहिए. नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए. मैं कभी नहीं गया यहाँ पे, लेकिन 5 भेड़िया आप देख रहे हैं, लोमड़ी देख रहे हैं, गिरगिट भी देख रहे हैं. कमाल की साइटिंग, लकड़बग्घा भी कमाल की साइटिंग मैं कहूँगा इनकी हुई. और आगे भी रोहन ऐसे ही खत लिखते रहिएगा, स्टोरी साझा कीजिएगा. मज़ा आया मुझे सुन के. बहुत बहुत शुक्रिया रोहन आपका. अभिनव की चिट्ठी आई है बेंगलुरु से. कह रहे हैं इट्स बीन अ वाइल सिंस आई लास्ट रोट अ लेटर बट आई एम हैप्पी टू बी राइटिंग वन नाउ. द पास्ट फ्यू वीक्स हैव बीन क्वाइट बिजी सो आई कुडंट सिट डाउन टू राइट अर्लियर, दो आई डिड मैनेज टू वॉच ऑल द एपिसोड्स इन द मीन टाइम. A few weeks back, I visited Bandipur Tiger Reserve, which honestly feels like my second home now. I have been there 4 times in the last 2 years. I stayed inside the reserve in a cottage and as always, it was an amazing experience. On my morning safari, I was lucky enough to spot a male tiger called Bhima,
We tracked him for a while and ended up seeing him 3 times during the same safari. I did share the video clips with Asif sir on Twitter few weeks back. On my previous visit, I had seen the tigress known as Moorkere female. Sadly, it seems she has passed away as she hasn't been spotted in the last 15 days and the last sighting showed her limping. What makes it even sadder is that she had 4 young cubs who are now on their own. Forest officials are keeping a close watch on them and even using drones to monitor their movement. In her memory, I am attaching a photo I clicked of the Moorkere female last year. May her soul rest in peace. हाँ केशव, ये फोटो लगवा देना यार बिल्कुल, वहाँ पे सभी वीडियो लोग में देखें। लगवा दूंगा ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी देख सकें। बिल्कुल। अगली चिट्ठी अभिनव की है ओमाहा नेब्रास्का अमेरिका से। लिख रहे हैं, जंगल जिंदाबाद। आप सभी ने जिस समर्पण और गहराई से रणथंभौर, उसके जंगलों, बाघों और उसकी सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत को शब्दों और अनुभवों में पिरोया है, वो न केवल प्रेरणादायक है बल्कि ज्ञानवर्धक भी है। आपकी बातचीत में एक ऐसी आत्मीयता और प्रेम झलकता है जिसे केवल वही महसूस कर सकता है जिसने इस जंगल को सचमुच जिया हो, इसकी धड़कन सुनी हो और इसकी मिट्टी को गहराई से अपनाया हो। आपके अनुभव हमें ये समझने में मदद करते हैं कि जंगल और बाघ केवल देखने की वस्तुएं नहीं हैं बल्कि सीखने और समझने के लिए अनमोल खजाने हैं। जिस सहजता से आपने मछली, उस्ताद और एरोहेड जैसे बाघों की कहानियों और व्यवहार को साझा किया है, वह जंगल की वास्तविकता और संवेदनशीलता को आम लोगों तक पहुंचाता है। शेर खान, आसिफ और जमशेद जी को धन्यवाद, जिनकी टीम वर्क और महत्वपूर्ण प्रश्नों ने इस बातचीत को जीवंत बना दिया। आपके प्रयासों से यह स्पष्ट होता है कि वन और वन्यजीव संरक्षण केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक भावनात्मक बंधन है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप इसी तरह प्रकृति और समाज को जोड़ते रहें और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने रहें। आपका दोस्त अभिनव। थैंक यू अभिनव इस प्यारे से खत के लिए। और आप जैसे लोग जब मैं मतलब मिलता हूँ ख़त के ज़रिए से या कमेंट्स के ज़रिए, बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब ऐसे हैं लोग जो जंगल को इतना प्यार करते हैं। और हिंदी में मेल लिख के भेजा इन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया यार, बहुत बहुत शुक्रिया। अगली चिट्ठी जो है वो नेपाल से आई है, परितोष दहल की। कह रहे हैं, बिग फैन ऑफ शेर खान फ्रॉम नेपाल। थैंक यू। Wanted to ask you guys a question. So most of the tigers in India have a name, T19, Tara, Matkasur, etc. and all of their areas and bloodline are tracked and recorded beautifully. Here in Nepal that isn't the case. No names, no designated areas where you generally find them. Do you think Nepal should follow Indian footsteps for better conservation efforts, or should the tigers in Nepal should be left wild and unexplored like they are? Again, thank you guys for the gem of a podcast. नहीं, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ कि जहाँ का जंगल जैसा है वैसे ही रहना चाहिए। फॉलो क्यों करना? नेपाल में भी बड़े अच्छे टाइगर्स दिखते हैं और हिंदुस्तान में अब अलग अलग हर स्टेट का, हर कंट्री का अपना अपना नियम कानून है। उनके जंगल वैसे ही डेवलप हो रखे हैं, हमारे अलग तरीके से हैं। तो जो जैसा है वैसे होना चाहिए। इसमें कोई फेरबदल या किसी को देख के दूसरे का सर फटा हुआ देख करके अपना सर, हाँ, ज़रूरत नहीं है। वाइल्ड लाइफ है या जंगल है, नदी है, पहाड़ है, उसको जैसा है वैसे ही छोड़ दीजिए। आप उसमें हस्तक्षेप ना करें तो बेहतर रहता है। इंडिया ट्रैक कर रहा है, ठीक है, इंडिया अपने तरह से चल रहा है, चलने दें इसको। बिल्कुल। नवीन गुर्जर का पत्र है। कह रहे हैं, हाय सर, आई होप यू आर डूइंग वेल। आसिफ सर, जमशेद सर, आई एम योर फैन। स्पेशल थैंक्स फॉर अंकिता जी के लिए भी आया है, मेरे लिए भी और टीम के लिए। आपका मोहन सिंह वाला एपिसोड बहुत अच्छा था। थैंक यू। अपनी फैमिली के साथ जिम कॉर्बेट जा रहा था, मॉर्निंग के 6 बजे पॉडकास्ट ऑन किया रास्ते में एंड मोहन सिंह जी वाला एपिसोड देखा। उस टाइम बारिश बहुत हो रही थी एंड वो मोमेंट बड़ा प्यारा था मेरे लिए। फर्स्ट टाइम फैमिली के साथ जिम कॉर्बेट म्यूज़ियम गया और ऑनेस्टली वो मोमेंट्स मेरे लिए बहुत ही स्पेशल और अनफॉरगेटेबल थे। नेचर के बीच फैमिली टाइम इज इक्वल टू बेस्ट मेमोरीज एवर। बिल्कुल, कोई शक ही नहीं उसमें। एक सवाल भी है, मेरा सवाल था आपसे, अभी जो और एनिमल्स की डेथ हो जाती है, स्पेशली टाइगर फैमिली, उनको क्यों नहीं म्यूज़ियम में रखा जाता? सेकंड क्वेश्चन, आसिफ सर, आपका फेवरेट ब्रांड कौन सा है? मेरा आज तो आप नहीं बोलूँगा, प्रमोशन हो जाएगा। आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं ब्रांड को लेकर। हाँ, आपने वो जो बात कही कि आप रणथंभौर फैमिली के साथ गए और सुनते हुए गए, होता क्या है, फिर आपका मूड बन जाता है कि यार मोहन सिंह रणथंभौर के बारे में बता, रणथंभौर गए और जंगल जाकर के परिवार के साथ है तो
एक बोला जाए जो सुख का जो परिभाषा है, सुख की जो परिभाषा है वो बदल जाती है, यानी पूर्ण सुख जिसको कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। ब्रांड कभी पर्सनली मिलेंगे तो बता दें। हाँ, इसको ऐसे पब्लिकली क्यों पूछते हो? एक चिट्ठी है जितेंद्र शर्मा की बूंदी से, कह रहे हैं सर, उत्तर भारत और खासकर राजस्थान के टाइगर रिजर्व में काम करने वाले या कर सकने वाले एनजीओ कौन से हैं? अभी राजस्थान में एक नया टाइगर रिजर्व बना है, रामगढ़ विषधारी बूंदी। ये रणथंभौर से लगा हुआ ही है। ये पहाड़ियों झरनों वाला खूबसूरत जंगल है। यहाँ जो आएगा उसके दिल दिमाग में RVTR की परमानेंट जगह बन जाएगी। सो प्लीज़ कम एंड फिल परमानेंट वाली जगह इन योर माइंड, एंड व्हेन यू विजिट RVTR यू शुड टेक मी ऑल्सो विद योर टीम। जितेंद्र शर्मा बूंदी। यस जितेंद्र, अभी मैं गया था रणथंभौर जब इस बार अभी जो एपिसोड आप देख रहे होंगे उसमें ही तो मेरी बात हुई कि एक बार आप उनको भी विजिट कीजिए, तो मैं ज़रूर जल्दी वहाँ जाऊँगा, और जाऊँगा तो पक्का आपको लेके चलूँगा। थैंक यू सो मच यार। ठीक है, एक अर्जुन परिषद की है, एक सवाल है, उनका चिट्ठी थोड़ी बड़ी है, थोड़ी टाइम की हमें कमी है, इसलिए सिर्फ इनका सवाल ले लेता हूँ। कह रहे हैं आप दोनों की कोई फेवरेट मेमोरी है क्या ढिकाला से? जमशेद भाई तो गए नहीं है, लेकिन ढिकाला से मेरी एक नहीं 1000 मेमोरीज हैं जो मैंने पिछले एपिसोड में शेयर किया था। ढिकाला मुझे अपने आप में जाके लगता है कि जन्नत है वो। ढिकाला में जब आप सफारी करके आइए तब भी आपको जंगल के बीच में आप रह रहे हैं, तो जितने टाइम आप हैं यानी जंगल में हैं, और इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। ढिकाला के बहुत सारे किस्से हैं, जैसे मैंने बताया था कि वहाँ से जब आप निकलते हैं तो चौड़ आ जाता है, यानी मोटा साल वाला इलाका, और आगे जाकर रिजर्वा है जो कालागढ़ की तरफ जाता है। मेरी एक कोशिश होती थी, मैं ढिकाला से उल्टे निकलता था, कमरपट्टा रोड से चढ़ता था और मोटा साल जाता था। वो यूजुअली बहुत कम लोग उधर से जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जब साइटिंग होती है हाथी की या टाइगर की, हो फाकते उड़ा देता है आपके, क्योंकि वो एकदम एकाएक से रोड पे आएगा, हाथी चिल्लाता हुआ, टाइगर चार्ज करता हुआ, तो वो एक्साइटमेंट बहुत बढ़ जाती है। तो वो एक और मेरी मेमोरी है। ढिकाला में काला साहब की कैंटीन हुआ करती थी, और वही एक खाने पीने का ज़रिया होता था, और वो बहुत ही मतलब ढिकाला में अगर मैं गया तो काला साहब हमेशा याद आते हैं। अब तो वहाँ पे सरकारी कैंटीन बहुत अच्छी खुल गई है, बेचारे हर कुछ रखते थे, बिस्किट नमकीन, खाना भी वो दाल चावल बेसिक जो होता था वो दे देते थे। तो ढिकाला में मेमोरी में एक मेमोरी मेरे काला साहब भी होते हैं। कभी जाइएगा तो उनके बारे में पता कीजिएगा, पूछिएगा, आपको अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके ख़त के लिए। शुक्रिया अर्जुन भाई, आपका भी बहुत बहुत, और आप सभी लिसनर्स का, सारे व्यूअर्स का जिन्होंने यहाँ पे कमेंट किया। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, चिट्ठियाँ सारी पढ़ता हूँ, क्योंकि वही तो अपनी असली कमाई है भाई। बिल्कुल, तो आप लोग इस सिलसिले को जारी रखें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स यहाँ पे छोड़ जाएं, मेल करें हमें radio@aajtak.com पर। आपकी चिट्ठियाँ जो हैं हम अगले एपिसोड में लेंगे। और हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते जाइए। और केशव का एक शो है बल्ला बोल, अब तुम बोलोगे उससे पहले हम ही बोल देते, वरना तुम जमशेद भाई अपने प्रचार करने आ जाते हो। खैर, बल्ला बोल देखिए, बहुत कमाल का शो है, स्पोर्ट्स का, क्रिकेट के ऊपर बेसिकली ज़्यादा होता है, और केशव उसे होस्ट करते हैं और उसको बहुत सराहा जाता है उस शो को। आज तक रेडियो पे ही इनकी प्लेलिस्ट भी होती है, आप जा कर के बल्ला आने वाले समय में कुछ बढ़िया वहाँ गेस्ट भी आपको दिखेंगे। हाँ, अच्छे गेस्ट आते हैं, तो ज़रूर देखें। तो केशव आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जंगल जिंदाबाद।